इसके बाद सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार चलता गया। वांग जियानजुन ने चोरी के अपराध को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। बॉस लियू ने भी माना कि उसने लालच में आकर संदिग्ध स्रोत वाली बाइक सस्ते में खरीद ली थी। वांग बिन और ली छुई हुआ भी रिकॉर्डिंग और कानून के दबाव के सामने सारी सच्चाई बताने पर मजबूर हो गए, क्योंकि सबूतों की चेन पूरी थी और तथ्य स्पष्ट थे। इसलिए मामला जल्द ही प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भेज दिया गया। उधर मैंने भी एक वकील नियुक्त कर लिया जो सिविल कॉम्पेंसेशन लॉ सूट संभालने वाला था। मेरी मांग बहुत सीधी थी। पहली, वांग जियानजुन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो और किसी भी हालत में उसे माफी न मिले। दूसरी, वह मेरी सारी आर्थिक हानि की भरपाई करे। इसमें बाइक की डिप्रिशिएशन कॉस्ट, प्रोफेशनल इंस्पेक्शन और रिपेयर फीस, साथ ही बाइक चोरी होने के दौरान मेरे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी शामिल थे। वकील ने मेरे सारे बिल्स और सबूतों की जांच के बाद अनुमान लगाया कि कॉम्पेंसेशन कम से कम 40 लाख युआन होगा, उससे कम नहीं। जब यह खबर वांग बिन तक पहुंची तो सुना गया कि उसने गुस्से में घर का एक एंटीक वेस तोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में मैं पूरी कॉलोनी का मशहूर व्यक्ति बन गया। लोग मुझे सम्मान और डर के मिश्रण वाली नजरों से देखने लगे। अब कोई भी मेरे घर के सामने गलत तरीके से गाड़ी पार करने या सीढ़ियों में कचरा फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। पूरी कॉलोनी का माहौल जैसे अचानक सुधर गया था। दूसरी तरफ वांग जियानजुन का परिवार सबकी नजरों में गिर चुका था। वे तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए मुझसे सिफारिश करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी से नहीं मिला। बाद में वांग बिन ने पैसे से मामला खत्म करने की कोशिश की। उसने कॉम्पेंसेशन की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख और फिर 35 लाख कर दी, लेकिन मैंने अपने वकील से हर बार साफ इनकार करवा दिया। ये पैसे का मामला नहीं था, बल्कि सिद्धांत का था। कुछ लोगों को एक बार इतनी जोर से चोट पहुंचानी पड़ती है कि वे जिंदगी भर सम्मान करना सीख जाएं। जब उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो ली छुई हुआ हर किसी के सामने रो रो कर कहने लगी कि मैं निर्दयी हूं और उनके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता हूं। कुछ ऐसे बुजुर्ग जो सच्चाई नहीं जानते थे या हमेशा बीच बचाव करना चाहते थे, वे भी मेरी आलोचना करने लगे। मॉरल किडनैपिंग हमेशा कुछ लोगों का सबसे सस्ता हथियार होता है, लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने चुपचाप एक दस्तावेज प्रिंट किया और बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। वह प्रोसिक्यूटर ऑफिस द्वारा जारी किया गया वांग जियानजुन का अरेस्ट अप्रूवल नोटिस था। उसके नीचे मैंने अपने हाथ से एक पंक्ति लिखी थी, अज्ञानता अपराध से बचने का बहाना नहीं है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। नोटिस बोर्ड के सामने मेरी वह घोषणा। उस अरेस्ट अप्रूवल नोटिस की फोटोकॉपी किसी भी बहस या सफाई से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। जो पड़ोसी पहले मुझे बड़ा दिल रखने और माफ कर देने की सलाह दे रहे थे, अब वे मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। उनकी नजरों में सम्मान के साथ साथ एक हल्का सा डर भी था। वे मुझसे नहीं डरते थे, बल्कि उस तरीके से डरते थे जिसमें मैं आम लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता था, लेकिन फिर भी पूरी तरह कानून और तर्क के दायरे में रहता था। ली छुई हुआ का रोना धोना भी बंद हो गया। वह अब बिल्डिंग के नीचे बैठकर खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि नोटिस बोर्ड के सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। वांग परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, खासकर वांग बिन। वह ऐसा इंसान था जो हमेशा पैसे और ताकत से समस्याएं हल करता आया था। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद उसने एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया। यह बिल्कुल असामान्य था। उसके स्वभाव के हिसाब से या तो वह बुरी तरह बौखला चुका होता या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा होता। मैंने लापरवाही नहीं की। मैंने अपने वकील को फोन किया और वांग बिन को लेकर अपनी चिंता बताई। वकील ने मुझे सावधान रहने, अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखने और हर गतिविधि पर नजर रखने की सलाह दी। साथ ही उसने बताया कि क्रिमिनल केस अब प्रोसिक्यूटर ऑफिस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रोसेस में प्रवेश कर चुका है। वांग जियानजुन की जेल की सजा लगभग तय मानी जा रही थी। हमारी सिविल लॉ सूट भी आधिकारिक रूप से दाखिल की जा चुकी थी और अब सिर्फ सुनवाई का इंतजार था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। सोमवार को मैं हमेशा की तरह ऑफिस काम पर गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था वह एक मध्यम आकार की इंटरनेट एंटरप्राइज थी जो एंटरप्राइज सर्विसेज का काम करती थी। मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर था। न बहुत बड़ा पद और न बहुत छोटा। काम काफी रहता था, लेकिन नौकरी सम्मानजनक थी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा मुझे माहौल कुछ अजीब लगा। सहकर्मी मुझे देखकर नजरें चुरा रहे थे। कुछ लोग जो आमतौर पर मेरे काफी करीबी थे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मेरे दिल में अचानक एक झटका सा लगा। लगता है आखिरकार वह चाल चल दी गई थी। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और कंप्यूटर चालू ही किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी मेरे पास आया। जो हैंक, मिस्टर चेन आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मिस्टर चेन हमारी कंपनी के मालिक थे। 40 साल से ऊपर उम्र, तेज दिमाग और बेहद सक्षम व्यक्ति। वह आमतौर पर मेरे जैसे स्तर के कर्मचारियों को सीधे अपने ऑफिस नहीं बुलाते थे। लगता है वांग बिन के हाथ अब कंपनी तक पहुंच चुके थे। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और जनरल मैनेजर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था। मिस्टर चेन अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। ये समझना मुश्किल था कि वह खुश हैं या नाराज। मिस्टर चेन, आपने बुलाया? मैंने पूछा। बैठो। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं बैठ गया और अपनी कमर सीधी रखी। मैंने खुद से कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आने से पहले वांग बिन अपनी तरफ की कहानी में खूब मिर्च मसाला लगाकर उन्हें सब कुछ बता चुका होगा। अब देखना यह था कि मिस्टर चेन किसी बात पर भरोसा करते हैं। करीब आधा मिनट खामोशी रही। फिर आखिरकार मिस्टर चेन बोले, जो हैंग, आज मुझे एक फोन आया था दिंगशेंग ग्रुप के वांग बिन का। दिंगशेंग ग्रुप वांग बिन की कंपनी का नाम था। नाम सुनने में बड़ा लगा था, लेकिन असल में वह एक छोटी सप्लाई चेन कंपनी ही थी। हालांकि हाल ही में वे हमारी कंपनी के साथ एक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे थे। अगर वह डील हो जाती तो हमारी कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मिस्टर चेन की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह मेरी प्रतिक्रिया पढ़ना चाहते हो। उसका कहना है कि तुम एक बुजुर्ग पड़ोसी को जेल भिजवाने पर तुले हुए हो। उसने यह भी कहा कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो और 40 लाख युआन का कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो। उसका दावा है कि तुम्हारा कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक है और तुम्हें कंपनी में रखना हमारे लिए रिस्क हो सकता है। उन्होंने वांग बिन की बातों को शांत स्वर में दोहराया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि इस शांति के पीछे एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति की गहरी जांच छिपी हुई थी। शायद मेरी नौकरी का भविष्य इसी बातचीत पर निर्भर था। मैंने तुरंत विरोध नहीं किया। जब वह बोल चुके तब मैंने धीरे से कहा, मिस्टर चेन, क्या उसने आपको बताया कि मेरे उस पड़ोसी ने मेरे साथ क्या किया था? मिस्टर चेन ने सिर हिलाया। नहीं, उसने बस इतना कहा कि यह एक मामूली पड़ोसी विवाद था। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है जिसे मैंने 35 लाख युआन में खरीदा था। मेरे पड़ोसी ने मेरी गैर मौजूदगी में उससे कबाड़ समझकर सिर्फ 3000 युआन में बेच दिया। फिर उसने मुझे फोन करके कहा कि वह
मुझे 1500 युआन हिस्सा देने को तैयार है। उसके बाद उसका बेटा यानी वांग बिन मुझे फोन पर धमकाने लगा कि मैं 5 लाख युआन लेकर मामला खत्म कर दूं। जब मैंने मना कर दिया तो वह पुलिस स्टेशन तक आ गया और पुलिस वालों के सामने मुझे धमकाने लगा कि वह मुझे इस शहर में जीने नहीं देगा। क्या उसने आपको यह सब बताया? मेरी हर बात के साथ मिस्टर चेन की भौहें और सिकुड़ती गईं। जब मैं बोल चुका तो उनका चेहरा काफी गंभीर हो चुका था। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला और वही दस्तावेज निकाले जो पहले पुलिस को दिए थे, बाइक की परचेस इनवॉइस, मॉडिफिकेशन लिस्ट और इंपोर्ट कस्टम्स डिक्लेरेशन। मैंने उन्हें धीरे से उनकी मेज पर रख दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। वांग बिन की घमंडी आवाज शांत ऑफिस में बेहद कर्कश लग रही थी। अब मिस्टर चेन के चेहरे को सिर्फ खराब नहीं कहा जा सकता था, वह पूरी तरह सख्त और गंभीर हो चुका था। उन्होंने मेज पर रखे दस्तावेज तेजी से पलटने शुरू किए। जब उनकी नजर उन महंगे मॉडिफिकेशन पार्ट्स की सूची पर गई तो उनकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें बदल चुकी थीं। जो हैंग, तो तुम भी एक एंथुसियास्ट हो? मैं एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर समझ गया। मिस्टर चेन, क्या आपको भी गाड़ियों का शौक है? मिस्टर चेन मुस्कुराए। वह उठकर ऑफिस के एक कोने में रखी अलमारी तक गए और उसका दरवाजा खोला। अंदर फाइलें नहीं बल्कि कई शानदार कार मॉडल्स रखे हुए थे। उनमें से एक पोर्श 911 GT3 का मॉडल भी था। जब मैं जवान था तब मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक था। बाद में उम्र बढ़ी और समय कम हो गया। अब बस यही मॉडल्स बची हुई यादें हैं। उन्होंने पोर्श मॉडल उठाया और हल्के से उसकी धूल साफ की। ब्रेम्बो ब्रेक्स, ऑल इन सस्पेंशन, इन चीजों के पीछे दो तरह के लोग पागल होते हैं, या तो बिना सोचे समझे दिखावा करने वाले, या फिर वे लोग जिन्हें मशीनों और परफॉर्मेंस से सच्चा प्यार होता है। मुझे लगता है तुम दूसरी श्रेणी में आते हो। ये कहते हुए वह मेरी ओर मुड़े। तुमने इस मामले को बहुत अच्छी तरह संभाला। मूर्खता और घमंड का सामना हमेशा सबसे शांत और सबसे तेज हथियार से करना चाहिए, ताकि सामने वाले को जिंदगी भर याद रहने वाला सबक मिले। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे प्रिंसिपल वाले, रूल्स मानने वाले और लॉजिकल सोच रखने वाले कर्मचारियों की जरूरत है, न कि वांग बिन जैसे घमंडी और कानून को न मानने वाले बेवकूफों की। मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया। मैंने सही अंदाजा लगाया था। मिस्टर चेन ऐसे इंसान थे जो खुद सोचते थे और तथ्यों के आधार पर फैसला लेते थे। जहां तक दिंगशेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की बात है, मिस्टर चेन वापस अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया और इंटरनल लाइन मिलाई। दिंगशेंग ग्रुप के साथ चल रही कोऑपरेशन नेगोशिएशन तुरंत समाप्त की जाती है। कारण यह है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर सका जो बिजनेस कोऑपरेशन का इस्तेमाल हमारी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने और हमारे कर्मचारियों को धमकाने के लिए करती हो। मुझे डर है कि भविष्य में वे हमारी कंपनी को भी इसी तरह दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फोन रख दिया और मेरी तरफ देखकर संतोष भरी मुस्कान दी। जो हैंग, तुम्हारी वजह से मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। तुमने समय रहते कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा भी टाल दिया। जब मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे बाहर की धूप भी पहले से ज्यादा चमकदार हो गई हो। रास्ते में कुछ सहकर्मी मिले। उनके चेहरों पर पहले जो चिंता और सहानुभूति थी वह अब जिज्ञासा और सम्मान में बदल चुकी थी। स्पष्ट था कि दिंगशेंग ग्रुप के साथ डील कैंसिल होने की खबर कंपनी में फैल चुकी थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। मुझे पता था कि वांग बिन की मेरी करियर में रुकावट डालने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। सिर्फ नाकाम ही नहीं, उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उस जैसी छोटी कंपनी के लिए हमारी कंपनी एक बहुत महत्वपूर्ण पोटेंशियल क्लाइंट थी। यह कॉन्ट्रैक्ट खोना उसके लिए निश्चित रूप से भारी नुकसान था। उसी शाम मेरे वकील का फोन आया। मिस्टर जो, आपको एक अच्छी खबर दूं, आपकी बाइक की डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आ गई है और नतीजे हमारी उम्मीद से भी बेहतर हैं। उनकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। कैसे? मैंने पूछा। असेसमेंट एजेंसी ने बहुत प्रोफेशनल काम किया है। उन्होंने सिर्फ साइड मिरर की स्क्रैच रिपेयर कॉस्ट का ही आकलन नहीं किया, बल्कि हमारे उस तर्क को भी स्वीकार किया है कि लिमिटेड एडिशन व्हीकल को गैर आधिकारिक तरीके से हिलाने और स्टोर करने से संभावित नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइक को गैर पेशेवर लोगों द्वारा गैर पेशेवर उपकरणों से ट्रांसपोर्ट किया गया और खराब माहौल में रखा गया, जिससे उसकी पेंट सरफेस पर कई सूक्ष्म स्क्रैचेस आई हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। साथ ही उसके प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में नमी और धूल जमा होने का भी जोखिम पैदा हुआ है। रिपोर्ट में पूरे वाहन की हाईएस्ट स्टैंडर्ड डीप क्लीनिंग, मेंटेनेंस और सिस्टम इंस्पेक्शन की सिफारिश की गई है। इन सभी खर्चों को जोड़ने पर डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस 48,000 युआन आंका गया है। उन्होंने थोड़ी देर रुकर आगे कहा, और यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसमें वह हिडन लॉस शामिल नहीं है जो बाइक की चोरी की घटना के कारण सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू में कमी के रूप में हुआ है। इस पर भी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया है और अनुमान लगाया है कि बाइक की कीमत में 10% से 15% तक की गिरावट आई है। यानी सिर्फ वाहन के नुकसान के आधार पर ही हम कम से कम 80,000 युआन से अधिक कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। मैं उनकी बात सुनते हुए मन ही मन उनकी प्रोफेशनलिज्म की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। वास्तव में प्रोफेशनल काम हमेशा प्रोफेशनल्स को ही सौंपना चाहिए, लेकिन वकील अभी रुके नहीं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह रिपोर्ट क्रिमिनल केस की सेंटेंसिंग बेसिस के रूप में प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भेजी जाएगी। पहले क्योंकि बाइक बरामद हो गई थी, इसीलिए कोर्ट सजा तय करते समय कुछ नरमी बरत सका था, लेकिन अब जब यह साबित हो गया है कि इस घटना ने गंभीर परिणाम पैदा किए हैं, तो वांग जियानजुन का अपराध और मजबूत हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल से ज्यादा की सजा से वह बच नहीं पाएगा। फोन कटने के बाद मेरे मन में मिश्रित भावनाएं थी। मैं कोई क्रूर इंसान नहीं था और न ही किसी को बर्बाद करने में मुझे आनंद आता था, लेकिन जिस क्षण वांग जियानजुन ने मेरी बाइक बेच दी थी, उसी क्षण उसने अपने लिए सबसे गंभीर परिणाम तय कर लिए थे। अज्ञानता और मूर्खता कभी भी अपराध से बचने का बहाना नहीं बन सकी। अगले कुछ दिनों तक वांग बिन पूरी तरह गायब रहा। मुझे खबर मिली कि दिंगशेंग ग्रुप की कैश फ्लो चेन में कुछ समस्याएं आने लगी हैं। मिस्टर चेन अपने बिजनेस सर्कल में काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने खुलकर कह दिया था कि वांग बिन का कैरेक्टर खराब है और उसके काम करने का कोई बॉटम लाइन नहीं है। नतीजतन कई कंपनियां जो पहले उसके साथ काम करने पर विचार कर रही थीं, अब रिस्क असेसमेंट दोबारा करने लगी थी। बटरफ्लाई इफेक्ट धीरे धीरे सामने आने लगा था। शायद वांग बिन इस समय इतनी समस्याओं में घिर चुका था कि मेरे पीछे पड़ने का समय ही नहीं बचा था। उधर ली छुई हुआ ने भी मानो किस्मत के आगे हार मान ली थी। वह न तो फिर कभी दिखाई दी और न ही किसी को सिफारिश के लिए भेजा। दुनिया का नियम ही यही है, जब आप पर्याप्त दृढ़ता और सिद्धांत दिखाते हैं तो परेशान करने वाले लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। सिविल लॉ
लॉसूट की सुनवाई 1 महीने बाद तय हुई, जबकि वांग जियानजुन का क्रिमिनल ट्रायल उससे पहले शुरू हो गया। सुनवाई वाले दिन मैं विक्टिम के रूप में कोर्ट में मौजूद था। वहाँ मैंने एक बार फिर वांग जियानजुन को देखा। सिर्फ 1 महीने के भीतर वह जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया था। उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे, पीठ झुक गई थी और उसकी आंखों में डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जब प्रोसिक्यूटर ने इंडाइटमेंट पढ़ना शुरू किया और विस्तार से बताया कि उसने मेरी मोटरसाइकिल को कैसे अवैध रूप से बेचा और कैसे उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जब मेरे वकील ने 35 लाख युआन की परचेस इनवॉइस और लगभग 50,000 युआन की डैमेज रिपोर्ट सबूत के रूप में पेश की, तो कोर्ट रूम में बैठे लोगों ने हैरानी से सांस खींच ली। वांग जियानजुन का डिफेंस लॉयर यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास चोरी करने की सब्जेक्टिव इंटेंट नहीं थी और यह सिर्फ अज्ञानता में हुई गलती थी, लेकिन लोहे जैसे मजबूत सबूतों के सामने ये दलीलें बेहद कमजोर लग रही थीं। फिर जज ने पूछा, प्रतिवादी, क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? वांग जियानजुन ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंखें कांप रही थीं। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। मुझे आपकी बाइक को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मुझे थोड़े से पैसे के लालच में नहीं पड़ना चाहिए था। उसकी आवाज भर्रा गई थी। ये पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट कोई सब्जी मंडी नहीं होती और न्याय कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर मोल भाव किया जा सके। फाइनल स्टेटमेंट के समय मैंने बोलने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे लगा अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तथ्य खुद सब कुछ बता चुके थे। फिर जज ने फैसला सुनाया। प्रतिवादी वांग जियानजुन चोरी के अपराध का दोषी पाया जाता है। अपराध की राशि अत्यंत बड़ी है और इसके गंभीर परिणाम हुए हैं। तथ्य स्पष्ट हैं और सबूत पर्याप्त हैं। अपराध की परिस्थितियों तथा पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए उसे 11 वर्ष के फिक्स टर्म इम्प्रिजनमेंट, 3 वर्ष के पॉलिटिकल राइट्स डिप्रीवेशन और 50,000 युआन के फाइन की सजा दी जाती है। फैसला सुनते ही वांग जियानजुन की आंखें पलट गईं और वह सीधे प्रतिवादी की सीट पर ढह गया। दर्शक दीर्घा के कोने से ली छुईहुआ की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं शांतिपूर्वक खड़ा हुआ, पीछे मुड़कर नहीं देखा और कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। बाहर आसमान बेहद नीला था। मैं जानता था कि वांग जियानजुन का फैसला अब समाप्त हो चुका है, लेकिन वांग बिन और उसके पूरे परिवार की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। सिविल कॉम्पेंसेशन के 40 लाख युआन अभी भी उनके सिर पर बाकी थे। फैसले के बाद वांग परिवार की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। 11 साल की जेल किसी 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए क्या मायने रखती है, यह बताने की जरूरत नहीं थी। सुना कि ली छुईहुआ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आधे महीने से ज्यादा अस्पताल में रही। उधर वांग बिन के सामने और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसके पिता पर 50,000 युआन का फाइन लगाया गया था और मेरी 400,000 युआन की सिविल कॉम्पेंसेशन केस भी समय पर सुनवाई के लिए पहुंच गई। कोर्ट में वांग बिन के वकील ने कॉम्पेंसेशन अमाउंट कम करवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वाहन को नुकसान पहुंचने की बात तो मानी, लेकिन कॉम्पेंसेशन की रकम पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि खासकर सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू रिडक्शन वाला हिस्सा केवल अनुमान है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन मेरे वकील बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने एक नया सबूत पेश किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूज्ड व्हीकल असेसमेंट एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रोफेशनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि मेरी लिमिटेड एडिशन निंजा H2 को चोरी किए जाने और लंबे समय तक खराब वातावरण में रखने के कारण उसकी कलेक्शन वैल्यू और मार्केट सर्कुलेशन वैल्यू को स्थायी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि उसकी वैल्यू लॉस लगभग 80,000 से 120,000 युआन के बीच है। हमने बीच का आंकड़ा लेते हुए 100,000 युआन का दावा किया। ये रिपोर्ट किसी भारी मुक्के की तरह साबित हुई जिसने विपक्षी वकील की बची खुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। अंततः कोर्ट ने लगभग पूरी तरह मेरे दावों का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि वांग जियानजुन और उसके परिवार को मेरी सभी आर्थिक हानियों की भरपाई करनी होगी। कुल कॉम्पेंसेशन अमाउंट 336,000 युआन तय की गई। पहले से लगाए गए 50,000 युआन के क्रिमिनल फाइन को जोड़ दिया जाए तो वांग परिवार को कुल मिलाकर 430,000 युआन से ज्यादा की रकम चुकानी थी। एक साधारण नौकरी पेशा परिवार के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी और वांग बिन के लिए तो यह ऐसा झटका था जिससे उबरना आसान नहीं था। फैसला आने के अगले ही दिन से उसने अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। उनका वह पुराना घर जिसमें वे 20 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे बिक्री के लिए बाजार में डाल दिया गया। ली छुईहुआ के गहने, उसकी BMW कार और यहाँ तक कि उसकी कंपनी के महंगे ऑफिस इक्विपमेंट तक सेकंड हैंड वेबसाइट्स पर बेचने के लिए डाल दिए गए। फिर भी इतनी बड़ी रकम जुटाने में उसकी कमर टूट गई। दिंगशेंग ग्रुप पहले ही हमारी कंपनी का ऑर्डर खोने के बाद मुश्किल में था। अब मालिक खुद मुकदमों में घिरा हुआ था और कंपनी की पूंजी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। जल्द ही कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका संचालन मुश्किल हो गया। जब दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का देने आ जाता है। जिन कंपेटिटर्स को उसने पहले परेशान किया था और जिन सप्लायर्स के पैसे उसने रोक रखे थे वे सभी एक एक करके उसके पीछे पड़ गए। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि दिंगशेंग ग्रुप ने आधिकारिक रूप से बैंकरप्सी लिक्विडेशन की घोषणा कर दी। जो वांग बिन कभी सबकी नजरों में सफल प्रेसिडेंट वांग था, वह अब लोगों की नजरों में एक बदनाम डिफॉल्टर बन चुका था। इस दौरान उसने एक बार अपने वकील के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे कुछ अतिरिक्त समय दे दूं ताकि वह कॉम्पेंसेशन अमाउंट किस्तों में चुका सके। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। मैंने कहा कि उसे एक पब्लिक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा जिसमें वह पूरी सच्चाई बताए। उसके पिता की लालच और अज्ञानता, उसकी अपनी घमंड भरी हरकतें, मुझे धमकाने की कोशिश और जुडिशियल फेयरनेस में हस्तक्षेप करने के प्रयास, सब कुछ बिना छिपाए विस्तार से लिखना होगा और फिर उस माफीनामे को कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर पूरे 1 महीने तक लगाकर रखना होगा। वांग बिन काफी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार उसने यह शर्त मान ली क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद नोटिस बोर्ड पर लगी लाल रंग की अरेस्ट नोटिस के बगल में एक नई सफेद शीट दिखाई दी। वह वांग बिन का अपॉलॉजी लेटर था। उस पत्र के शब्द पश्चाताप और विनम्रता से भरे हुए थे। उसकी पंक्तियों में उस पुराने घमंडी वांग बिन की कोई झलक नहीं बची थी। कॉलोनी के लोग रोज वहाँ से गुजरते समय रुकर उससे पढ़ते और फिर एक लंबी सांस भरते। ये किसी भी भाषण या सीख से कहीं ज्यादा प्रभावशाली चेतावनी थी। उसने सभी को एक बात सिखा दी, कभी किसी की सीमा लांघने की कोशिश मत करो और कानून की गरिमा को चुनौती देने की भूल मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारे सामने दिखने वाला यह बिल्कुल साधारण सा पड़ोसी असल में किस ताकत और किस सिद्धांत के सहारे खड़ा है। मेरी मोटरसाइकिल भी आखिरकार पुलिस स्टेशन से वापस मिल गई। मैं उससे शहर के
सबसे अच्छे सर्विस सेंटर में ले गया और वहाँ उसकी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन करवाई। कॉम्पेंसेशन के पैसों का एक हिस्सा उसी में खर्च हो गया और बाकी रकम मैंने बचा कर रखी। जिंदगी मानो फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आई थी। मैं अब भी वही साधारण प्रोजेक्ट मैनेजर था जो हर दिन मेट्रो पकड़कर ऑफिस जाता था। लेकिन जब मैं दोबारा अपनी कावासाकी निंजा H2 पर बैठा, थ्रॉटल घुमाया और उस परिचित इंजन रोर को सुना तो मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह बाइक सिर्फ साधारण जिंदगी के खिलाफ मेरा हथियार नहीं थी, बल्कि मेरे सिद्धांतों पर टिके रहने और न्याय की रक्षा करने का एक मेडल बन चुकी थी। एक शाम मैं शहर की एक्सप्रेसवे पर बाइक चला रहा था कि हेलमेट के ब्लूटूथ ईयरफोन में फोन बज उठा। कॉल मिस्टर चेन की थी। जो हैंग, कहाँ हो? उन्होंने पूछा। सर, बाहर बाइक चला रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। उनकी आवाज बेहद खुश लग रही थी। वांग बिन वाला प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया था ना, लेकिन उस प्रोजेक्ट की क्लाइंट कंपनी को हमारी कंपनी में काफी दिलचस्पी हो गई है। उन्होंने सुना कि हमने अपने एम्प्लॉय की रक्षा के लिए कोऑपरेशन छोड़ दी और वे हमारी कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत प्रभावित हुए। आज उन्होंने आधिकारिक रूप से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वांग बिन वाले प्रोजेक्ट से 3 गुना बड़ा है और सबसे मजेदार बात, उनकी कंपनी के बॉस एक सीनियर मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें मिलने के लिए कहा है। कह रहे थे कि ओलिन सस्पेंशन ट्यूनिंग पर तुमसे चर्चा करनी है। फोन पर मिला। यह निमंत्रण मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि शायद यह मेरी जिंदगी का एक बड़ा अवसर हो सकता है। ठीक है सर, मैं कभी भी उपलब्ध हूँ, मैंने कहा। मिस्टर चेन हंस पड़े। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में वीचैट पर एड्रेस भेजता हूँ, अच्छे से तैयार होकर आना, हमारी कंपनी की इज्जत मत डुबो देना। फोन कट गया और मेरे दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उनकी बातें मजाकिया जरूर थी, लेकिन उनमें अपनापन साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि ऐसा इंसान माना था जिसे आगे बढ़ाना और सही लोगों से मिलवाना चाहिए। ऐसा विश्वास पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। शुक्रवार शाम 7 बजे मैं मिस्टर चेन द्वारा भेजे गए एड्रेस पर पहुंचा। वह शहर के बीचों बीच स्थित एक टॉप लेवल प्राइवेट क्लब था। बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक भारी एबनी वुड डोर थी। दरवाजे पर खड़े अटेंडेंट ने विनम्रता से मेरी पहचान की पुष्टि की और फिर मुझे अंदर ले गया। क्लब का इंटीरियर लो की लेकिन बेहद लग्जूरियस था। हर छोटी बड़ी डिटेल असाधारण टेस्ट को दर्शा रही थी। मिस्टर चेन गुआनलान नाम के प्राइवेट रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह लगभग 50 वर्ष के एक सज्जन व्यक्ति के साथ बड़ी खुशी से बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने एक सलीकेदार चाइनीज ट्रेडिशनल जैकेट पहन रखी थी। उसका व्यवहार शालीन था, आंखें गहरी थीं और उसकी हर हरकत में एक सफल नेता की स्थिरता दिखाई देती थी। स्पष्ट था कि वही क्लाइंट कंपनी के चेयरमैन थे, मिस्टर चेन। मैंने आगे बढ़कर अभिवादन किया। ओह, जो हैंग आ गए। मिस्टर चेन तुरंत उठे और मुस्कुराते हुए बोले, आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये हैं होंगयुआन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन मिस्टर ली वेहान। और ली सर, यही है हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैंग, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते ली सर, मैंने बिना झिझक हाथ बढ़ाया। तो तुम जो हैंग हो? ली वेहान मुस्कुराए और मजबूती से हाथ मिलाया। उनकी हथेली चौड़ी और ताकतवर थी। उनकी नजरों में उत्सुकता और प्रशंसा दोनों थी। तुम्हारे बारे में मिस्टर चेन ने सब बताया है। तुमने हालात को बहुत समझदारी से संभाला, हिम्मत भी है और दिमाग भी। तुम बड़े काम करने की क्षमता रखते हो। यह तारीफ पूरी तरह दिल से निकली हुई लग रही थी। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैंने विनम्रता से कहा। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत बढ़िया। ली वेहान जोर से हंसे। आजकल सही काम करते रहना ही अपने आप में एक दुर्लभ गुण है। आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। डिनर का माहौल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सहज था। हमने बिजनेस की ज्यादा बात नहीं की। ली वेहान और मिस्टर चेन दोनों ने बड़ी स्वाभाविकता से बातचीत को हमारे साझा शौक यानी मोटरसाइकिल्स की ओर मोड़ दिया। सुना है तुम्हारे पास निंजा H2 है? ली वेहान ने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। उनकी आंखें चमक उठी। वह तो कमाल की मशीन है। भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिखाया तो मैं कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।